बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 7, our subject is General Science. Today we are going to start work for day 1. What we are going to start? Work for day 1, that is chapter 1. Here we will discuss about chapter step by step. First step is reading, second step words meaning, third step is explanation. So students, explanation में हम बुक की रीडिंग के दौरान हर पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, डायग्राम्स के थ्रू भी और एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन भी उसके बारे में जानेंगे। फोर्थ पॉइंट है की पॉइंट्स। जब हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, की पॉइंट्स कहते हैं पूरे चैप्टर की समरी को। उसमें हम बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। वैसे तो हमने पूरे चैप्टर में हर पैराग्राफ को जब स्टडी करना है तो शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और ब्लैंक्स भी साथ साथ बनानी है। की पॉइंट्स के बाद एक्सरसाइज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में आप एमसीक्यूज़ हैं और फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पुट आउट योर जनरल साइंस बुक्स। हैव यू ओपन योर बुक्स? ओके स्टूडेंट्स, हमने जो स्टार्ट करना है वो है चैप्टर 1, दैट इज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अब हमारा टॉपिक है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब हमने इसके बारे में क्या पढ़ना है? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम इंसानी जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि अज़ा, ऑर्गन सिंगल उज़्व, ऑर्गन्स अज़ा, ये किस तरह हमारे जिस्म में काम करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है, बुक पेज नंबर 4 देखें। अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी आप लिख सकें ऊपर। तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या टॉपिक है? डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे जो हम खुराक खाते हैं वो किन किन प्रोसेस से गुज़रकर हज़म होती है, डाइजेस्ट होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होता है, किस स्टेप से, जैसे कि ये माउथ
फिर एसोफेगस, लिवर, ये स्टमक है, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब हमने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? अब यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 4। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे हज़म करने का निज़ाम। Our body needs energy and food to move, grow and to stay alive. तो स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है। किस लिए? अब यहाँ पर उन्होंने 3 बातें बताई हैं, मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए। तो हमारे जिस्म को खुराक की और एनर्जी, फूड से ही हम एनर्जी लेते हैं, उसकी ज़रूरत होती है हमें हरकत करने के लिए, बढ़ने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। Our body cells cannot use the food in the form it is eaten by us. अब जो हमारा जिस्म खुराक लेता है, यानी कि जो हम खुराक खाते हैं, वो डायरेक्टली सेल्स की तक नहीं पहुंचती, वो डिफरेंट प्रोसेस से गुज़रती है, उसके बाद वो हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी खुराक खाई और वो फ़ौरन से हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंच गई। अब वो किन किन प्रोसेस से गुज़रती है, डाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेस हैं, उनसे गुज़र कर उसके बाद वो हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचती है। Our body changes it into simpler form. तो स्टूडेंट्स, हम जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होती हैं। अब देखिए, आप जो मसलन रोटी खाते हैं तो वो साबुत होती है। जब आप उसे लेते हैं तो आप उसे ग्राइंड करते हैं, अपने दांतों के ज़रिए चबाते हैं, उसे सिंपल फॉर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फूड को सिंपलर फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स से, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफाइन डाइजेशन। द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब किन किन सिस्टम्स के थ्रू हमारी खुराक डाइजेस्ट होती है? अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो आप इसमें ये बॉडी पार्ट्स को भी बता सकते हैं और ये भी कि जो जो हमारे जिस्म के हिस्से उस प्रोसेस में काम करते हैं उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक येलो बॉक्स दिया गया है, देखिए। ईटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। जब आप एक अच्छे तरीके से खाते हैं, यानी कि सेहतमंद हेल्दी फूड लेते हैं, तो ये आपके जिस्म को काम करने में मदद देने में, यानी कि आपके जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। डिफरेंट फूड्स आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप मुख्तलिफ तरीके से अपनी मुफीद जो आपके लिए खुराक फ़ायदेमंद है उसे ले सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स आर यूज़फुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है खुराक, मुफीद है,
वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर वगैरह, स्टार्च, प्रोटीन्स जैसे कि मीट, पल्सेस, मिल्क, इसी तरह फैट्स में आ जाता है ऑयल वगैरह, विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि वेजिटेबल्स और डिफरेंट फ्रूट्स में ये पाए जाते हैं। जब आप अपनी बॉडी को ये तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं तो आप एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ गुजारते हैं। Our digestive system breaks down nutrients into simple molecules. जब आप ये खुराक लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने डाइजेशन की अभी डेफिनीशन पढ़ी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए, आपके दांतों की वजह से वो ग्राइंड हुए और सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आगे स्टमक तक जाएंगे। These simpler molecules can pass through the wall of digestive tube to enter the blood. अब हम ये पढ़ेंगे आगे कि अब जब हमारी डाइजेशन जिन जिन प्रोसेस से गुजरकर होती है उसके बाद ये हमारे ब्लड में एंटर हो जाती है। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाय अस, यानी कि हमारा जिस्म में जो सेल्स मौजूद हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम आँख से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। तो अब डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह डाइजेशन होती है। वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स, वेयर कहाँ, हाउ कैसे डाइजेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? बोर्ड पर देखें, ये एक लंबी सी ट्यूब है जो स्टार्ट होती है, जैसा कि आपकी बुक में मौजूद है लिखा हुआ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है जो स्टार्ट हो रही है माउथ से और एंड कहाँ हो रही है? एनस पर। तो अब माउथ से हमारी डाइजेशन स्टार्ट हुई है और इसमें क्या क्या प्रोसेस से गुजर कर हमारी फूड एनस तक डाइजेशन के बाद यहाँ तक पहुँचेगी। तो अब हमने स्टार्ट करना है माउथ। तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ को डिस्कस करेंगे, जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो रही है। माउथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ। तो जो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो दांत हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वैसे तो हमारे जिस्म में हर ऑर्गन, हर पार्ट अल्लाह की नेमत है, लेकिन दांत भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिससे हम फूड को ग्राइंड कर सकते हैं, यानी पीसना, और कटिंग कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप छोटा लुकमा लेते हैं और उसे अच्छी तरह चबाते हैं, चबाने के बाद जब आप उसे निगलते हैं तो निगलने में आपको आसानी होती है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े लुकमे लेंगे और उसे चबाएंगे भी नहीं अच्छे तरीके से,
तो फिर वो आपके स्टमक में जाकर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होंगे, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं स्टमक की। वो वर्म आ सकता है उसमें और ज़ख्म बन सकते हैं जब आप बड़े बड़े लुक़मे लेंगे। तो हमें चाहिए कि हम छोटा लुक़मा लें ताकि उसे अच्छे तरीके से चबा सकें और चबाने के बाद हमें निगलने में आसानी हो। अक्सर औक़ात ये होता है कि हम जल्दबाज़ी में बड़े बड़े लुक़मे लेकर उस खाने को, जिसे हमें अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, चंद मिनटों में निगल लेते हैं। उससे ये होता है अक्सर कि हमारे गले में वो लुक़मे या तो फंस जाते हैं और अगर वो स्टमक तक चले भी जाते हैं तो डाइजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं होते, जिससे हमारा मैदा बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि छोटा लुक़मा लें, उसे अच्छे तरीके से चबाएं। अब उसे चबाने में कौन कौन सी चीज़ें हमें मदद दे रही हैं? द टंग मिक्सेस फूड विद saliva which is secreted by salivary glands। अब जो हमारी ज़ुबान है वो फूड को मिक्स करने में मदद देती है। जब आप खा रहे होते हैं तो आपकी ज़ुबान उसे मिक्स करने में मदद देती है। किसके साथ? स्लाइवा, जो थूक को कहते हैं, और ये ग्लैंड्स हैं कुछ स्लेवरी ग्लैंड्स जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। आपकी टंग के नीचे भी ये ग्लैंड्स मौजूद हैं, यहाँ नेक के पास भी और साइड पर भी। तो ये ग्लैंड्स स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी ज़ुबान जो है मिक्स करने में खुराक को मदद देती है। स्लाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, किससे? माउथ से। माउथ से हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो गई है। अब उसमें स्लाइवा ने किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में मदद दी? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि शुगर या स्टार्च। आफ्टर सम टाइम द फूड इन द माउथ बिकम्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। जब आप अपनी खुराक जो भी आप ले रहे हैं, एक लुक़मा, उसे जब आप अच्छे तरीके से चबाते हैं तो स्लाइवा की वजह से, यानी कि जो थूक है उसकी वजह से वो नरम हो जाती है और निगलने में हमारे फूड पाइप से, ये फूड पाइप जो आप देख रहे हैं ईसोफेगस, इससे गुज़रने में आसानी होती है। अगर आप जल्दी जल्दी खाएंगे और उसे मिक्स होने में या सॉफ्ट होने में वक्त लगेगा और आप जल्दी जल्दी अपनी खुराक निगल रहे हैं, तो उससे ये होगा कि आपके फूड पाइप में ये खुराक यहाँ पर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये फूड पाइप है। अगर आपने यहाँ से खुराक ली है और ये खुराक यहाँ पर आपने जल्दी जल्दी निगल ली है, तो ये यहाँ पर फंस सकती है और उससे आपको बहुत सारे गले के भी, ये फूड पाइप के भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जब स्लाइवा ने टंग के साथ मिलकर मिक्स किया फूड को, तो वो सॉफ्ट हो गई और उसके बाद द टंग पुशेस दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ। मिक्स करने के बाद वो दोबारा हमारे मुंह में पुश करेगी फूड को, टंग। तो हमने ये पढ़ा कि जो हमारी डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ से स्टार्ट होने में भी वो डिफरेंट स्टेप से गुजरती है, जैसे कि टीथ के ज़रिए, दांतों के ज़रिए, जो कि अल्लाह की नेमत हैं, उससे हम ग्राइंड करते हैं, कटिंग करते हैं अपनी फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? फूड को सॉफ्ट करते हैं और मिक्स करने में मदद देते हैं।
और जब फूड हमारी सॉफ्ट हो जाती है तो हम आसानी से उसे निगल सकते हैं। तो अब हमारी फूड माउथ से फूड पाइप तक जा रही है। अब फूड पाइप में यानी कि इसोफेगस में किन किन स्टेप से गुजरकर स्टमक तक पहुंचेगी। अब हमने अभी माउथ को डिस्कस किया। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है जहां से डाइजेशन स्टार्ट होती है। अब हमने डिस्कस करना है इसोफेगस। किसे डिस्कस करना है? इसोफेगस। पेज नंबर 5 देखिए, यहाँ पर एक पिंक बॉक्स बना हुआ है, पहले उसे पढ़ते हैं। Our teeth are the main tools we use to break down food in the mouth. हमारे दांत जो हैं, जैसा कि हमने माउथ में पढ़ा, हमारे दांत एक मेन टूल हैं जिससे हम अपनी खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। We must take care of them to make them strong. हमें इनका लाजमी ख्याल करना चाहिए और इन्हें मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि जब दांत नहीं होंगे तो आप अपनी खुराक को किस तरह चबाएंगे। दांतों के बगैर आप अपनी खुराक को नहीं चबा सकते, और जब आप बड़े बड़े लुक़मे लेंगे बगैर चबाए तो वो आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनेंगे। आपके मैदे की बीमारियां, आपके फूड पाइप में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, यूज ट्री ट्विग और ब्रश टू क्लीन आवर टीथ। आपको जो दूध है वो पीना चाहिए। ट्री ट्विग कहते हैं दरख्त की शाख को। ट्विग का मतलब होता है शाख। इसमें लिखा हुआ है जैसा कि मिसवाक। कुछ लोग मिसवाक इस्तेमाल करते हैं दांतों को साफ़ करने के लिए, और ब्रश से भी आप अपने दांतों को साफ़ कर सकते हैं। अवॉइड टू मच स्वीट्स, और आपको ज़्यादा मीठा जो है वो नहीं खाना चाहिए, इससे कैविटी होने का ख़तरा होता है। स्टूडेंट्स, तो इस बात से हमें ये पता चला कि दांत हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, जिनके बगैर हम खुराक अपनी नहीं चबा सकते, नहीं उसे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकते। तो स्टूडेंट्स, माउथ के बाद हमने इसोफेगस पढ़ना है कि इसोफेगस क्या है। पेज नंबर 5 पर ही हेडिंग दी हुई है, इसोफेगस यानी कि खुराक की नाली, जिसे मैंने अभी फूड पाइप भी कहा। The chewed food is then pushed from the mouth into the esophagus. अब जो खुराक हमने दांतों से चबाई थी वो माउथ से कहाँ आ गई है? इसोफेगस यानी कि खुराक की नाली में। ठीक है स्टूडेंट्स, द esophagus is a large tube that carries food from the mouth to the stomach. अब इसोफेगस एक लंबी सी ट्यूब है, जैसा कि आप बोर्ड पर डायग्राम में देख सकते हैं। ये लंबी सी ट्यूब है, इसे इसोफेगस कहा गया है। जब माउथ से हमारी खुराक अच्छी तरह चबाने के बाद पुश होके कहाँ आती है? इसोफेगस में। अब इसोफेगस में वो किस तरह आगे स्टमक तक जाएगी ये हम पढ़ते हैं। The esophagus uses wave-like muscular movements to push the food to the stomach. These wave-like movements are called peristaltic movements and the process is called peristalsis. Students, esophagus से हमारी खुराक अब नीचे कैसे आएगी? तो हमारी खुराक वेव लाइक मूवमेंट, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। जैसे आप कपड़े निचोड़ते हैं,
आप पहले ऊपर से उसे हल्का सा निचोड़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे पुश करते हुए आते हैं। इसी तरह हमारी खुराक इसोफेगस से वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू पुश होती है। पहले हमने माउथ से जो खुराक चबाई वो यहाँ आएगी, फिर पुश करते करते थोड़ा थोड़ा वो हमारे स्टमक तक जाएगी। ये जो पुश करते हुई वेव लाइक मूवमेंट है, इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। माउथ से च्यूड फूड आई है, वो पुश किस तरह होगी? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पुश होगी वेव लाइक मूवमेंट में, उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्लैंक के तौर पे भी आ सकता है और MCQ भी बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रोसेस हैं उनमें 2 प्रोसेस को डिस्कस किया। एक तो माउथ, जिससे हमने खुराक अच्छी तरह चबाकर स्लिपरी सॉफ्ट कर पुश की फूड पाइप में, यानी कि इसोफेगस में। अब इसोफेगस से वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए स्टमक तक जाएगी। अब स्टमक का क्या काम है, अब ये बुक पर पढ़ते हैं। Our stomach is a large J-shaped muscular bag. It mixes the food with digestive juice. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। ये देखिए, जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। ये खुराक को मिक्स करता है कुछ डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। अब कुछ डाइजेशन हमारे माउथ में हुई, उसके बाद कुछ पीसेस जिनकी डाइजेशन नहीं हुई थी, अब वो स्टमक में हो रही है। द डाइजेस्टिव जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब जो हम डाइजेस्टिव जूस है आपके स्टमक के अंदर, इस मस्कुलर बैग में जो डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, अब वो स्टार्ट करता है डाइजेशन प्रोटीन्स की। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे माउथ ने जो डाइजेशन की वो कार्बोहाइड्रेट्स की जिनमें शुगर और स्टार्च को डाइजेस्ट किया। अब हमारा स्टमक प्रोटीन्स की डाइजेशन कर रहा है। प्रोटीन्स में क्या कुछ आता है? मीट यानी कि गोश्त, एग अंडे, मिल्क दूध, पल्सेस दालें। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 hours इन द स्टमक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसे हमने समझना है। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे खाने के बाद स्टमक में 4 घंटे तक हमारी खुराक रहती है और उसकी आहिस्ता आहिस्ता डाइजेशन होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा पहले अगर हमने खाना खाया है, हम आधे घंटे बाद फिर कुछ खा लेते हैं, तो इस तरह जो पहली खुराक हमारे स्टमक में मौजूद है वो ही डाइजेस्ट नहीं हुई होती और हम दोबारा से खा लेते हैं। उससे ये होता है कि हमारे स्टमक पे बर्डन पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो उसके ख़राब होने का ख़तरा होता है कि वो पहली जो फूड आपकी स्टमक में मौजूद है, जिसकी अभी डाइजेशन हो रही है, आप दोबारा से खा लें तो फिर पहली वाली पर तो जो है डाइजेशन किस तरह होगी? नहीं होगी। इसी तरह हमें चाहिए कि हम 2 या 3 घंटे का वक्फा रखकर उसके बाद खाना खाएं।
और भूख रखकर एक ही दफ़ा खाना खाएं ताकि हमारे स्टमक के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो स्टूडेंट्स, अब आपने ये ख्याल करना है कि जो हमने खाना खाना है वो एक ही दफ़ा में खाना है और 3 से 4 घंटे तक रेस्ट देना है। उसके बाद हमने जो भी खाना है ताकि हमारे स्टमक को रेस्ट भी मिल जाए और डाइजेशन का प्रोसेस भी मुकम्मल हो सके। The digestive juice in the stomach also contains an acid। अब जो हमारा गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस हमारे स्टमक में मौजूद है वो खुराक को हज़म करने में मदद देता है। अब उसके अंदर एक एसिड मौजूद होता है, वो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या काम करता है? द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड। अब वो जो डाइजेस्टिव जूस और गैस्ट्रिक जूस में एसिड मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमारी फूड में से यानी कि हमारी खुराक में से जर्म्स को किल करता है। तो एसिड का क्या काम है कि वो हमारी खुराक में से जर्म्स को किल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और ये हमें गैस्ट्रिक जूस और जो डाइजेस्टिव जूस है वो मदद देता है प्रोटीन्स की डाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 3 स्टेप्स पढ़े। फर्स्ट स्टेप में माउथ, ठीक है, जिसमें हमारे दांत मदद करते हैं फूड को चबाने में, और स्लेवरी ग्लैंड्स जो कि निगलने में मदद देते हैं, फूड को सॉफ्ट करते हैं और मॉइस्ट, ताकि आसानी से वो इस फूड पाइप या एसोफेगस में से गुजर सके। माउथ के बाद हमने इसोफेगस पढ़ा, जिसमें फूड किस तरह पुश होती है और स्टमक तक जाती है। वो हमने पढ़ा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि वेव लाइक मूवमेंट है, जिससे पुश होती है फूड और स्टमक तक जाती है। अब स्टमक में हमने पढ़ा कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो हेल्प करता है डाइजेशन में प्रोटीन्स की, और वो उसमें एसिड मौजूद होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो जर्म्स को हमारी फूड में से किल करने में मदद देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमारी फूड को स्टमक के अंदर 4 घंटे तक रहती है, यानी कि हमें खुराक, अगर हमने अपनी एक मील ले ली है तो उसके बाद हमें 3 से 4 घंटे बाद दूसरी लेनी चाहिए, ताकि जो पहली मील है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। सो स्टूडेंट्स, हमने 3 स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट में हमने माउथ को डिस्कस किया, सेकंड में एसोफेगस, थर्ड स्टमक। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और ब्लैंक्स बनानी है, और इसकी 2 से 3 दफ़ा रीडिंग करनी है। मुश्किल अल्फाज के मानी अपनी कॉपीज़ पर लिखें और इसे अच्छे से याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि और किस किस तरह डाइजेशन हो सकती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Students of class 7, now we will start work for day 2 of general science. Students, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में 3 प्रोसेस पढ़े थे. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था माउथ, देन इसोफेगस एंड देन स्टमक. तो स्टूडेंट्स, डाइजेशन का प्रोसेस मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता हुआ कंप्लीट होता है. तो हमने अब तक जो डिस्कस किया वो हमने माउथ को किया कि माउथ में यानी कि हमारे जो दांत हैं वो खुराक जो हम लेते हैं उसे मिक्स करने में, ग्राइंड करने में, कटिंग करने में मदद देते हैं. और माउथ में ही हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं. उसकी वजह से हमारी खुराक थोड़ी नरम हो जाती है और हमारी ज़ुबान को मिक्स करने में खुराक आसानी होती है. जब स्लेवरी ग्लैंड्स हमारी फूड को, जबकि हम उसे अच्छे से चबा लें, वो थोड़ी स्लिपरी और सॉफ्ट कर देती है, तो हमारी खुराक माउथ से फूड पाइप इसोफेगस में आ जाती है. अब इसोफेगस में आने के बाद स्टमक में कैसे जाती है ये भी हमने डिस्कस किया था कि इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है. ये देखिए, एक लार्ज ट्यूब है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये स्टमक तक जा रही है. अब ये जो इसोफेगस है, लार्ज ट्यूब, इसमें जो हमने खुराक माउथ से चबाकर पुश की है वो इसोफेगस से स्टमक तक कैसे जाएगी. तो माउथ से जब हमने खुराक यहाँ पुश की तो इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से खुराक स्टमक तक पहुँचेगी. अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस क्या है? वेव लाइक मूवमेंट, यानी कि खुराक पहले यहाँ पुश की, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुश करते हुए वेव की मूवमेंट में, वेव की तरह हमारे स्टमक में चली गई. अब स्टमक में हमारी डाइजेशन किस चीज़ की हो रही है, जो हमने खुराक ली है उसमें. तो स्टूडेंट्स, माउथ में हमने डाइजेशन कराई थी कार्बोहाइड्रेट्स की. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स उसमें डिज़ोल्व हो गए, डाइजेशन हो गई माउथ में. उसके बाद जब वो पुश होकर आगे आए तो प्रोटीन्स जो थी उनकी हमारे स्टमक में डाइजेशन हुई. अब स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस मौजूद थे जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन करा रहे थे. तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स क्या हैं? मीट, एग, मिल्क, पल्सेस एटसेट्रा. तो स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा कि जब हमारी खुराक हम एक दफ़ा खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें 3 से 4 घंटे का रेस्ट लेना चाहिए ताकि हमारे स्टमक की जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाए. अगर हम वो गैप नहीं लाते और घंटे बाद फिर खाना खा लेते हैं तो इससे हमारी जो पहले वाली डाइजेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती, जिससे हमारे मैदे में बीमारियां फैलने का ख़तरा हो सकता है. तो हमें चाहिए कि जब एक मील ले ली है, यानी हमने एक दफ़ा खाना खा लिया है, तो 3 से 4 घंटे के गैप के बाद आप दूसरी मील लें. इससे आपका स्टमक भी अपसेट नहीं होगा. फिर हमने ये पढ़ा था कि जो स्टमक है उसमें जो डाइजेस्टिव जूस है या गैस्ट्रिक जूस, उसमें एसिड मौजूद होता है. तो स्टूडेंट्स, कौन सा एसिड था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. वो प्रोड्यूस होता है. वो क्या काम करता है एसिड? वो हमारी फूड के अंदर से जर्म्स को किल करता है
और फिर हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स में मीट वगैरह, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है पेज नंबर 6 पर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, अब देखिए आप कि हमने पहले माउथ से डाइजेशन स्टार्ट कराई, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक। अब हमने आज डिस्कस करना है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप बोर्ड पर डायग्राम में देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6 पर। पेंसिल अपने हाथ में ही रखिए, साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी लिखते जाइए और शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या ब्लैंक्स बनाते जाएं। As food leaves our stomach, इसका क्या मतलब है कि जब हमारी खुराक स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, इट इज पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अ लॉन्ग थिन कॉइल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन। ये देखिए स्टूडेंट्स डायग्राम में कि लॉन्ग ट्यूब है लेकिन ये कॉइल्ड हुई है। लॉन्ग ट्यूब थी जो कि कॉइल्ड फॉर्म में आपको यहाँ नजर आ रही है। जैसा कि आप एक थ्रेड धागा लेते हैं लंबा सा, जब आप उसे रोल करते हैं, कॉइल करते हैं, तो वो एक रील की फॉर्म में आपको मिलती है। इसी तरह हमारी इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में है। आप देख सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद है। अब हमारी डाइजेशन जो है वो कहाँ आके कंप्लीट होती है? स्टमक से भी कुछ फूड जो कि डिज़ोल्व या एब्जॉर्ब नहीं हुई वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुकी। तो हमारी फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, माउथ से स्टार्ट हुई थी, इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ पर हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी फाइनल डाइजेशन हो रही है। अब फाइनल डाइजेशन किस किस चीज़ की हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। अब इनकी डाइजेशन कराने में कौन कौन हेल्प कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हम डाइजेशन होनी है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं? 3 organs help in the digestion of food here. 3 organs यानी कि 3 अज़ा हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं? डायग्राम में देख सकते हैं आप, लिवर, पेंक्रियाज और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो इसकी वॉल्स हैं आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये वॉल्स, लिवर एंड पेंक्रियाज, ये 3 ऑर्गन हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में की हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में। कौन कौन से हैं? लिवर, पेंक्रियाज और ये वॉल्स इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। लिवर कहते हैं जिगर को, पेंक्रियाज लबलबे को, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंतें, यानी ये साइड पे जो इसकी वॉल्स मौजूद हैं। अब पढ़ते हैं कि कैसे कर रही हैं। These are the liver, pancreas and wall of the small intestine. Students, लिवर में ये देखिए
ये लिवर है, ये जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है दैट इज गॉल ब्लैडर। लिवर में जो चीज़ हेल्प करेगी हमारी डाइजेशन में दैट इज गॉल ब्लैडर। तो अब हम पढ़ते हैं कि गॉल ब्लैडर किस तरह हेल्प आउट करेगा डाइजेशन कराने में। The liver provides bile salts to make fats easier to absorb। तो स्टूडेंट्स, ये जो गॉल ब्लैडर मौजूद है इसमें लिवर में ये स्टोर करता है बाइल को, यानी कुछ ऐसे जूसेस ये सिक्रीट करेगा। गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो ऐसे जूसेस सिक्रीट करेगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे और फैट्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लिवर में जो बाइल है वो कुछ ऐसे सॉल्ट्स और जूसेस सिक्रीट करेगा जिसकी वजह से हमारे फैट्स जो हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। इसी तरह हमारे पैंक्रियाज और जो वॉल्स हैं ये इंटेस्टाइन की, यानी कि इंटेस्टिनल वॉल्स और पैंक्रियाज, ये भी कुछ जूसेस सिक्रीट करेंगे जिससे जो बाकी फूड है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो कि स्टमक में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो सकी उन्हें डाइजेस्ट कराने में मदद देंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं फिर बताती चलूँ, ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनल डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब 3 ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। फर्स्ट है लिवर, लिवर में है गॉल ब्लैडर मौजूद, गॉल ब्लैडर, देन पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स। अब ये तीनों हेल्प कराती हैं फाइनल डाइजेशन में। अब वो डाइजेस्ट करा रही हैं, जैसे कि ये लिवर में एक बाइल है जो डिफरेंट जूस प्रोड्यूस करता है सॉल्ट्स की फॉर्म में, वो हेल्प कराता है आपके फैट्स को एब्जॉर्ब कराने में। इसी तरह पैंक्रियाज और इंटेस्टिनल वॉल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो भी कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं जिसकी वजह से बाकी की जो फूड है वो भी डाइजेस्ट हो जाती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड also occurs in the last part of the small intestine। अब जो हमारी डाइजेशन की डाइजेस्ट हो गई फूड, उसकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। सिंगुलर है इसका विलस और ये प्लूरल में है विलाई। छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम विलाई कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल बन सकती हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे आप टॉवल यूज़ करते हैं तो उस पर बहुत छोटे छोटे से धागे निकले हुए होते हैं बाहर, उनमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है। जब आप टॉवल को फेस पर टैप करते हैं तो सारा जो मुंह धोने के बाद यानी फेस वॉश करने के बाद जब आप अपने मुंह को टॉवल से टैप करते हैं तो सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है टॉवल में। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प कराते हैं
जितनी भी डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब होने में। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमने जब डाइजेशन के बारे में जाना तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म इट इज ईटन बाय अस। यानी कि जो हमारा जिस्म है उनमें जो सेल्स मौजूद हैं, हमारी खुराक डायरेक्टली उनके पास नहीं जाती बल्कि डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारी खुराक पहले माउथ, फिर उसके बाद इसोफेगस, देन स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन के बाद अब ये खुराक हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई है। अब ये ब्लड जब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो हर सेल को ये हमारी फूड जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब हुई हुई है मिल जाएगी। तो इस तरह हमारे बॉडी के हर सेल को हमारी खुराक पहुंचती है, डायरेक्टली नहीं कि आपने खाई और वो आपके सेल्स तक पहुंच गई। वो कुछ प्रोसेस से गुजरती है। डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में कि हमारे ब्लड में डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि जो हमारी डाइजेस्टेड फूड है वो जो विलाई की वॉल्स हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनसे हमारी ब्लड में पास होती है। एब्जॉर्ब फूड ब्लड में पास होती है। उसके बाद वो ब्लड हमारे फूड पार्टिकल्स को लेकर, जो कि ब्लड में ही मौजूद हैं, हमारे जिस्म के तमाम सेल्स, तमाम हिस्सों को पहुंचा देते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने पढ़ा हमारी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर कंप्लीट हो गई, जो कि स्टार्ट हुई थी माउथ से। माउथ के बाद इसोफेगस, फिर स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 ऑर्गन्स ने हेल्प आउट किया, जिनमें लिवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स। अब स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो हमारी फूड एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड तक पहुंच गई, हमारी बॉडी तक पहुंच गई ब्लड के ज़रिए। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? पेज नंबर 6 पर ही लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन अब पढ़ते हैं। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड passes into the large intestine। जो खुराक अब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुई वो कहाँ आ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड किस में आएगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। Here the undigested food has a large amount of water. The main job of large intestine is to absorb extra water। तो स्टूडेंट्स, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो कि हज़म नहीं हुई होती, डाइजेस्ट नहीं हुई होती, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में पानी मौजूद होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम ही ये है कि हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करें। अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर कम वाटर एब्जॉर्ब होगा तो लूज मोशन। तो हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करना लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। अगर वो एक्स्ट्रा वाटर से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फिर
जब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर कम पानी एब्जॉर्ब होता है तो फिर लूज मोशन की वजह बनता है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड एंड इज कॉल्ड फीसिस। स्टूडेंट, फीसिस वर्ड मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। फी होता है ना, जो आप अपनी फीस जमा कराने आते हैं, फी कहते हैं सिंगुलर। एक जो फी है इसकी जमा है फीस। अगर ज़्यादा फीस है, यानी आपने पैसे ज़्यादा जमा कराने हैं अपने, तो आप उसे फीस कहेंगे, फीसिस नहीं। ये गलत लफ्ज़ बोला जाता है फीसिस। इसका मतलब होता है पाखाना, स्टूल। तो फी सिंगुलर है और इसका प्लूरल फीस, यानी कि ज़्यादा। तो फ़ी जब भी आप सबमिट कराने आए 2-3 माह की है, तो आप उसे फ़ी को फीसिस नहीं कहेंगे, आप फीस कहेंगे। ये वर्ड से मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड इज कॉल्ड फीसिस। द फीसिस इज स्टोर्ड in the last part of the large intestine called rectum. स्टूडेंट्स, जब अनडाइजेस्टेड फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुई और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में रह जाती है, तो वो फीसिस बनकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी बॉडी से। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं। आपने हाफ ग्लास वाटर लिया, उसमें आप 2 टिश्यू पेपर को रोल करके फेंक दें अंदर पानी में या डिप कर दें। सारा पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और टिश्यू पेपर थोड़े हैवी आपको वहाँ पर मौजूद नज़र आएंगे। इसी तरह जब अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो पीछे सॉलिड बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड का, उसे हम फीसिस कहते हैं, जो कि वो स्टोर होते हैं लास्ट पार्ट में हमारे, उससे कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। और रेक्टम के बाद फीसिस हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं एनस के ज़रिए। किसके ज़रिए? एनस के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुई और एनस तक कंप्लीट हुई। अब उसमें डिफरेंट प्रोसेस से हमारी फूड गुजरी। माउथ से इसोफेगस तक, इसोफेगस से स्टमक तक, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन कंप्लीट हुई। उसमें भी हेल्प की लिवर ने, पेंक्रियाज ने और इंटेस्टिनल वॉल्व। फिर हमने पढ़ा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, जब एक्स्ट्रा वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो कुछ जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा सॉलिड फॉर्म में, उसे हमने फीसिस कहा। और फीसिस स्टोर होते हैं रेक्टम में, जो कि लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। फीसिस जब इसमें स्टोर हो जाते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में एनस के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसमें इसे रीडिंग देनी है, रीडिंग करनी है, आपने लर्निंग करनी है और राइटिंग। आपने इसको 2 से 3 मरतबा पढ़ना है। 2 to 3 टाइम्स आपने रीडिंग करनी है और इसको अच्छे तरीके से समझना है। शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और ब्लैंक्स बनानी है। तो जब आपके इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तब मैं आपका ये काम चेक करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।